आज की तारीख है 11 अप्रैल और आज विश्व भर में वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है? वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर जेम्स पार्किंसन जिन्होंने इस कंडीशन की खोज की, उनका आज जन्म दिवस है। आज ही के दिन 1755 में उनका जन्म हुआ था। और आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं पार्किंसंस को लेकर, जिसके लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर पी शरद चंद्रा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं सीनियर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, एम्स न्यू दिल्ली से। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर नेहा कपूर का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप हैं एसोसिएट डायरेक्टर इन हेड न्यूरोलॉजी, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। तो डॉक्टर नेहा, आप इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के बारे में थोड़ा बताइए। 1755 कैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया इस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को? उनका एक एसे आया था, एसे ऑन शेकिंग पैल्सी, एंड ही हैड डिस्क्राइब्ड ऑलमोस्ट 6 पेशेंट्स। 3 उनके खुद के थे और 3 उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। और कॉमन चीजें जो उन्होंने ऑब्जर्व की थी कि हाथ की कंपन, चाल में स्लोनेस, तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने इस एसे में करी है डिस्क्राइब। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि हमारे आयुर्वेद में ऑलमोस्ट 4,500 पहले ये डिस्क्राइब किया गया है। उसका नाम दिया गया था कंपवता। कंप का मतलब कि कांपना, एंड वता मीन्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। एंड सो ये हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले से डिस्क्राइब्ड है। हाँ जी। डॉक्टर पार्किंसंस के बारे में अभी भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को एक सटीक जानकारी नहीं है। तो आप क्या देखते हैं, किस तरीके से लोग जब आपके पास आते हैं, कितने वो कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर? देखिए, पार्किंसंस एक बीमारी है जहाँ पे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें शेकिंग होती है, मोस्ट कॉमन ट्रेमर होती है। इसके अलावा एक और सिम्टम है जिसको हम बोलते हैं रिजिडनेस। तो जब भी आप अपना मांसपेशियों को चलाने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें एक तरह का स्टिफनेस है जो पूरी रेंज ऑफ मूवमेंट में होती है। इसके अलावा इनको चलने में भी दिक्कत आती है। तो फंडामेंटली पार्किंसंस इज ए डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, इसलिए इसको हम मूवमेंट डिसऑर्डर में बोलते हैं। लेकिन ये डिसीज जब प्रोग्रेस करती है तो इसमें इंटेलेक्चुअल, कॉग्निशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इसका भी इफेक्ट होना शुरू होता है। ओके, इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। जी, इसलिए ये इसको एक डीजेनरेटिव डिजीज बोलते हैं, जहाँ पे कुछ कोशिकाएं हैं जो हमारे ब्रेन में एक जगह पे हैं जो कॉन्स्टेंटली मरना शुरू हो जाते हैं। और ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, मतलब हर दिन प्रोग्रेस करती जाती है। तो प्रोग्रेसिव बीमारी है, डीजेनरेटिव बीमारी है। और यदि पार्किंसन पर आप भी डॉक्टर शरद से, डॉक्टर नेहा से कोई सवाल करना चाहें तो हमारे स्टूडियो का नंबर नोट करें। 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 2309-7532। 011 is our code and number is 23097532। क्योंकि पार्किंसन डिजीज में एक स्पेक्ट्रम है, बहुत सी बीमारियां हैं। मोस्ट कॉमन क्या कंप्लेंट रहती है? सो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट यही है, हाथ का कंपन। बैठे बैठे आपके हाथ में कंपन आ रहा है, और आपकी चाल में भी स्लोनेस आती है, बॉडी में स्टिफनेस आती है। आपको जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप मूवमेंट में आप इतना स्टिफनेस फील करते हैं कि कॉमनली पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। और ये पेशेंट्स कौन सी उम्र के हैं? सो कॉमनली पार्किंसन 60 इयर्स के बाद देखा गया है, एंड वेरी रेयरली यंग ऑनसेट पार्किंसंस भी होता है विच इज लेस देन 40 इयर्स जो डिस्क्राइब किया गया, विच इज वेरी रेयर। But we mostly see patients after 60 years of age. अक्सर बुजुर्ग अवस्था में ही हमने देखा है कि चलते चलते गिर जाना, लड़खड़ा जाना या चक्कर आना, तो क्या ये सब भी पार्किंसंस की तरफ ही इशारा है? जी नहीं, पार्किंसंस एक स्पेसिफिक बीमारी है। तो हमें कोई भी सिम्टम्स इसके साथ कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। तो बुजुर्ग अवस्था में बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से मरीज ठीक से नहीं चल सकता है, उनकी कोई दिक्कत हो सकती है। और वैसे बुजुर्ग की अवस्था के वजह से भी थोड़ी बहुत इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो उससे हमें पार्किंसन से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये एक स्पेसिफिक बीमारी है, इसके डायग्नोसिस अलग है, इसका इन्वेस्टिगेशंस अलग है, इसका ट्रीटमेंट अलग है। जी, लेकिन जैसे आजकल हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स दिए जाते हैं। क्या वो भी कारण बन सकते हैं पार्किंसन का? यस, वेरी ट्रू। ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म हमें देखने को मिलता है ओपीडीज में, एंड कॉमनली यही हिस्ट्री होती है। साइकेट्रिक पेशेंट है ऑन सर्टेन एंटीसाइकोटिक्स। देयर आर वेरी रेयर मेडिसिन्स लाइक एंटीएमेटिक्स जो वॉमिटिंग्स के लिए भी यूज की जाती है। कि लंबा जब इन मेडिसिन को दिया जाता है तो ये हमारे ब्रेन में जो केमिकल होता है डोपामिन, उस पर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और डोपामिन के कारण ही होता है?
हाँ जी, सो Parkinson? बेसिकली होता यही है, जो सेल्स हमारे ब्रेन में ये केमिकल बनाते हैं डोपामिन, वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं, उनकी डीजेनरेशन शुरू हो जाती है, जिसके Okay. कारण ये डोपामिन की डेफिशिएंसी आती है, जो हमारी ये मूवमेंट में हमारे को हेल्प करता है। ओके, तो क्या इसके ट्रीटमेंट में वो डोपामिन का लेवल बढ़ाया जाता है, उसको बूस्ट करने के लिए कुछ किया जाता है? जी जी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैसेट ऑफ ट्रीटमेंट जो है मेडिकल ट्रीटमेंट है, जहाँ पे हम एक ड्रग देते हैं सिंडोपा करके, ओके, और लेकिन ये इवैल्यूएशन के बाद देते हैं, ठीक है, जो न्यूरोलॉजिस्ट सबसे पहले ट्रीट करते हैं। अबाउट 25% में चाहे आप जितना ट्रीटमेंट दें वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, उन केसेस में हम सर्जरी की कंसिडरेशन ओके, सो हमारे साथ मेडिकल डॉक्टर भी हैं और सर्जन भी हैं, और पहला सवाल कॉलर का। हेलो, गुड मॉर्निंग। दोराला से मोहम्मद आलाज बोल रहे हैं हाँ जी, जी। हमारे बहनों में चौधरी ओमपाल सिंह जी, उनको जो है पार्किंसन हो गया है, उनकी एज है 67 जी। तो उन्हें चलते चलते ऐसा लग रहा है कि जितना काम नहीं कर रहा, और कभी कभी वो एकदम गिर जाते हैं खड़े खड़े, जी, और उनका इलाज जो है एम्स में डॉक्टर रूपा राजन का चल रहा है। न्यूरोलॉजिस्ट के पास? हाँ जी, डॉक्टर रूपा राजन न्यूरोलॉजी, वो डीएम न्यूरोलॉजी में। ओके, डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से जो एक कॉमन सिम्टम है कि लड़खड़ा जाना, गिर जाना, और फिर वो कह रहे हैं उसी में ही हम इलाज कर रहे हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही गए हैं। 67 इयर्स एज है। ये डॉक्टर रूपा राजन के पास गए हैं, वो एक एक्सपर्ट हैं इस एरिया में, ओके, तो मेरा हिसाब से वो वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। राइट। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है आपको समझना कि सर्जन के पास हम बाद में जाएंगे ना, पहले तो दवाई से ठीक करेंगे, तो क्या दवाइयों से ठीक हो जाता है पार्किंसन? एक चीज हमें ये समझना है, विच इज इन अ पॉजिटिव वे, दैट आई एम सेइंग, कि जैसे हम एजिंग को रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो ब्रेन के कुछ न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीजेस होते हैं, जैसे पार्किंसंस वन ऑफ देम, वी कांट रिवर्स इट। हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक 5 डेज या 1 ईयर का कोर्स नहीं है कि हमने कंप्लीट किया एंड इट इज क्योर्ड, बट ऑफ कोर्स हमारी जो लाइफ क्वालिटी है, लाइफस्टाइल है, उसको हम इम्प्रूव और कंट्रोल कर सकते हैं। Okay. एंड जब हम ये मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, द पेशेंट फील्स so good, he says it's like magic, within 1 to 2 weeks उसके हाथ की कंपन ठीक हो जाती है, चाल अच्छी हो जाती है, स्टिफनेस जो फील होता है, फिटीग होता है, वो इम्प्रूव कर जाता है। बट इट डजंट मीन 100% क्योर, इट मीन्स यस द इम्प्रूवमेंट जो होती है वो 1-2 हफ्ते में शुरू हो जाती है। पेशेंट के रिस्पॉन्स के हिसाब से हम दवाइयाँ बढ़ा सकते हैं, अगर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं तो हम घटा भी सकते हैं, बट यस दवाइयों से ये ट्रीटेबल कंडीशन है। जी, हमारे एक रेगुलर कॉलर हैं डॉक्टर प्रदीप साहू, उन्हीं का सवाल है। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर, आपने कहा कि एजिंग रिलेटेड डिसीज है ये पार्किंसन, तो आप ये बताइए कि मेल और फीमेल जेंडर में इसमें क्या फर्क देखने को मिलता है? क्योंकि फीमेल का बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनकी बहुत सारी बीमारियां जो मेल से डिफरेंट होती हैं, तो दोनों में क्या फर्क देखने को मिलता है यदि एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो? दूसरा ये, यदि यंग एज में होता है किसी को एक्सेप्शनली, तो उसका क्या कारण होता है? और ये बताइए फैमिली हिस्ट्री इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? थैंक यू प्रदीप जी। कई सारे सवाल हैं। हाँ जी, सो इनका एक तो क्वेश्चन था कि यंग पेशेंट्स में क्या कारण रहता है। यंग पेशेंट्स में कॉमनली हम लोगों को जेनेटिक कारण देखने को मिलते हैं। देयर आर सर्टेन जेनेटिक म्यूटेशंस जो ऐसे रिलीड कर सकती है, 40 इयर्स की एज से कम में हमें मिलता है। एंड समटाइम्स देयर आर अदर मेटाबॉलिक कारणस, जैसे हाइपोपैराथायराइडिज्म। विल्सन्स डिजीज एक बहुत कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें लिवर एंड ब्रेन दोनों की हमारी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें कभी कभार पेशेंट्स को पार्किंसंस लाइक फीचर्स देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो ओकेजनली अगर आपको यंग एज में कुछ हेड इंजरी हो गई है, जैसे कि कोई आपको SDH हो गया, एक ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग का एक ये टाइप होता है, तो उसमें कॉमनली पेशेंट्स को आफ्टर द हेड इंजरी पार्किंसंस लाइक सिम्टम्स आने लग जाते हैं। सो ये एक कॉमन रीजंस हैं कि हमें यंग पेशेंट्स में, हाँ, जेंडर में ये है कि पार्किंसंस मेल्स में ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। सिम्टम वाइज दोज आर कार्डिनल फीचर्स, हैंड ट्रेमर्स, रिजिडिटी एंड ब्रैडिकाइनेसिया, स्लोनेस, तो ये तो दोनों ही जेंडर्स में गोली की होता तो है। आपने बात की थी। डॉक्टर साहब, अगर हम सर्जन के लिहाज से पूछें तो अगर बात वहां तक पहुंचती है सर्जरी की, तो क्या सर्जिकल ऑप्शंस हैं आज पार्किंसन को ट्रीट करने के? तो सर्जरी हम तभी करते हैं जब न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इसका और कोई मेडिकल संभव से नहीं हो सकता है। इनका ऑन एंड ऑफ पीरियड का जो रेशियो है ये बढ़ता जाता है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्रेसिवली डिटेरियोरेट हो जाती है, उस समय हम सर्जरी का प्लानिंग करते हैं। तो सर्जरी मोस्ट कॉमनली हम करते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में हम लोग ये करते हैं कि एक सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं जहाँ पे एक जनरेटर
हम छाती में लगाते हैं। Okay. इसके जरिए एक तार जाती है ओके और 2 तार जाके ब्रेन के अंदर जाती है। तो हम कुछ एरियाज ऑफ ब्रेन है जिसको हम टारगेट करते हैं। वो टारगेट भी हम स्पेसिफिक डिपेंड करता है कि बीमारी किस तरह की है। ओके लगता है कि इनके सिम्टम्स ज्यादा और कुछ है तो एक एसटीएन करके है, जीपीआई भी कर सकते हैं। अगर मरीज को ज्यादा ट्रेमर्स हो रहा तो एक और एरिया भी हम टारगेट कर सकते हैं। जी लेकिन कॉमनली हम एसटीएन या जीपीआई करते हैं। जी। और ये एक्सरे का स्कैन है डॉक्टर साहब, ये जी, क्या जी, दिखा जी। रहा है? ये जीप कुछ डीबीएस के कुछ जनरेटर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसको बनाती हैं, सिर्फ एक कंपनी नहीं है। और जब हम एक्सरे लेते हैं तो क्लियरली ये दिख रहा है कि किस तरह किस जगह से गया हुआ है। ओके जी। और ये भी देख सकते हैं ये सर्जिकल प्रोसीजर है। ओके तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर मरीज बिल्कुल होश आवाज में रहता है, ओके बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट करता है। जी तो हम उस एरिया में जब पहुंचते हैं तो एक तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं MER, माइक्रो इलेक्ट्रोड रिकॉर्डिंग। ओके तो हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हम उस टारगेट पे पहुंच गए हैं। उसके अलावा हम इसको स्टिमुलेट करते हैं। ओके तो ऑन टेबल मरीज को जो सिम्टम्स है इसका ऑलमोस्ट 100% रिलीफ हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम सही टारगेट में हैं। तो इसके बाद हम मरीज को जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और हम जनरेटर प्लेसमेंट जो है या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड पे ये अंदर ओके या अंदर जैसे छाती पेसमेकर की तरह। बिल्कुल स्किन के नीचे। स्किन के ये नीचे। नहीं कि छाती के अंदर है, बिल्कुल स्किन के नीचे अंदर रहेगा, आपको बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा। और ये जो तार है गले से जाके बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जी डॉक्टर साहब, इस समय हैदराबाद से एक कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो मुनीर हेलो। जी। हाँ, मेरे डैड का डेड हुआ था पार्किंसन से, तो ये हेरिडेटरी है क्या बोल के मैं पूछ रही हूँ, और रीजन क्या है ये डिसीज होने का? जी जी। थैंक यू। जिन पेशेंट्स को पार्किंसंस हो रहा होता है उनके रिलेटिव्स एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन थोड़ा सा उनका होता है रिस्क पार्किंसंस होने का ज्यादा, बट ये नेसेसरी नहीं है कि सबको पार्किंसंस हो। एंड कारण तो वही है कि जो हमने डिस्कस किया है कि ब्रेन के सेल्स की डीजेनरेशन, वो सेल्स मरने लग जाते हैं जो ये केमिकल डोपामिन रिलीज करते जी हैं। अभी कोलंबिया में एक रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया कि ये जो पार्किंसंस की जो रोग है ये इसकी शुरुआत होती है इंटेस्टाइन से। So gut is also called the third brain. Okay, and क्या है कि पार्किंसंस के अभी तक हमने ये बात की मोटर सिम्टम्स हाँ। जो हमें दिखते हैं, जो हमें मूवमेंट्स दिखती हैं, स्लोनेस, कंपन, धीरे धीरे चल रहे हैं। पार्किंसंस के नॉन मोटर सिम्टम्स जो मूवमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं वो भी बहुत कॉमन होते हैं। एंड रिसर्च वी हैव अ लॉट ऑफ लिटरेचर टू टेल अस कि ये जो सिम्टम्स है दे कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 10 years बिफोर ओके द ऑनसेट ऑफ हाथ का कंपन या मोटर सिम्टम्स। एंड वो कॉमन सिम्टम्स क्या है, जैसे आपने बोला गट कॉन्स्टिपेशन, यू कैन हैव मूड डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी। सो ये सारी चीजें देखी गई है कि ये जो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं ये कभी कभी जल्दी आ जाता है Okay. इन पार्किंसंस पेशेंट्स एज कंपेयर टू द मोटर सिम्टम्स। सो डॉक्टर साहब, एक तो ब्रेन हुआ, इफ गट इज द थर्ड ब्रेन, आई वंडर व्हिच इज द सेकंड ब्रेन? दैट इज इन बिटवीन द नर्व्स। So that's also neurologist Yeah, that is domain. also neurologist. चलिए, जहाँ तक एडवांसमेंट्स की बात है तो हमने आपको डीबीएस के बारे में बताया, डीप ब्रेन स्टिमुलेटर। लेकिन क्योंकि मेडिकल साइंस निरंतर तरक्की करती है डॉक्टर साहब, 2025 में जो शब्द अब सुनने में आ रहा है फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, ये क्या जी है? जी जी देखिए, फोकस्ड अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। तो अर्लियर हम डीबीएस के पहले हम लीजनिंग करते थे। सो लीजनिंग में हम ये करते थे कि एक तार डाल के उसको हम जलाते थे। तो उसी एरिया में अभी हम बिना जलाए एक इलेक्ट्रोड डाल के उसको स्टिमुलेशन करते हैं। और फोकस्ड अल्ट्रासाउंड में ये होता है कि एक हेलमेट होता है जहाँ पे चारों ओर से अल्ट्रासाउंड वेव्स को फोकस करके एक जगह पे लेते हैं और उस एरिया को हम बर्न कर देते हैं। तो इसमें ओपन सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ओपन सर्जरी मतलब कोई भी टाका नहीं लगने वाला, कोई भी चीरा नहीं लगने वाला है। ओके और ये 2 घंटे का प्रोसीजर है। ओके तो उसके बाद मरीज बाहर आएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अभी ये एफडीए के अनुसार ये एसेंशियल ट्रेमर के लिए अप्रूव्ड है। ओके तो लोगों का एसेंशियल ट्रेमर बहुत ज्यादा कंपन होती है विदाउट पार्किंसंस। लेकिन पार्किंसंस में भी अगर ट्रेमर एक प्रीडोमिनेंट सिम्टम है तो उसमें भी हम फोकस्ड अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ओके लेकिन बहुत सारे स्टडीज आ रहे हैं फोकस्ड अल्ट्रासाउंड विद पार्किंसंस जो ऑफ लेबल यूज है। इसका मतलब एफडीए का अप्रूवल नहीं है, लेकिन अगर आप उस इंस्टीट्यूट में, उस हॉस्पिटल में
आप एक एथिक्स कमेटी का अप्रूवल लेके इसका कर सकते हैं। जी। तो ये दिखाया जा रहा है कि पार्किंसन में भी ये काफी यूज है, पर्टिकुलरली उन मरीजों में जो सर्जरी के लिए हाई रिस्क है, ओके। बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग है। मान लीजिए किसी को 80 साल या 90 साल में हो रहा है या 70 साल में, उसको हार्ट की बीमारी है, कोई हाई रिस्क है, तो बिना सर्जरी किए आप उसको 2 घंटे में कर देंगे। So you foresee ये मेडिकल वरदान है आगे 2-4 साल में? वरदान बिल्कुल, हम एम्स में भी आने वाला है अगले 6 महीने में। तो ये एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है, Very nice. which we expect that lot of people are going to benefit. Yes, जी, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स के आज सवाल हैं और गीता जी भिलाई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्कार गीता जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं भिलाई से बोल रही हूँ गीता, और मेरी उम्र 74 ईयर्स है जी। और मेरे हाथों में कंपन होता है, कभी कभी होता है, और अचानक से जैसे कोई एक्साइटमेंट होता है, कुछ ऐसी खबर होती है तो हाथों का कंपन बढ़ जाता है। जी जी। तो गीता जी, आपने कोई दवा लेती हैं आप? हाँ नहीं डॉक्टर साहब, अभी कोई नहीं लेती दवा। जी। और कब से है आपको ये कंपन? ये वैसे मेरे को काफी सालों से है, लेकिन ये बस वही है कि वैसे ठीक रहती हूँ मैं। और ये एक हाथ में है कि दोनों हाथों में है? घबराहट होती है, कुछ एक्साइटमेंट वाली बात होती है, तो Anxiety। हाथों में कंपन होने लगता है। जी। जैसे गीता जी आप बता रहे हैं, ये पार्किंसंस के तो सिम्टम्स मुझे नहीं लग रहे हैं। ये लग रहा है कि आपको या तो एंजाइटी या जब भी कोई इमोशनल स्टेट होती है तो उसमें जैसे नर्वसनेस के कारण हाथ में कंपन शुरू होता है, वो एक कारण हो सकता है। या फिर एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एसेंशियल ट्रेमर्स आल्सो, जो स्पेसिफिकली हम कोई जब टास्क करते हैं, जैसे बॉटल उठाया, प्लेट उठाई, कप उठाई, उसमें हाथ कांप रहा है, साइन करते वक्त? साइन करते हुए, राइटिंग करते हुए, बट रेस्ट पे हाथ नहीं कांप रहे हैं। ओके। सो ट्रेमर्स हमेशा पार्किंसंस के सिम्टम्स नहीं होते हैं। हैंड ट्रेमर्स के बहुत सारे डिफरेंशियल्स पर होते हैं। अगर diagnosis। एसेंशियल ट्रेमर पार्किंसन है? एसेंशियल ट्रेमर पार्किंसंस नहीं नहीं है, है, ओके। नहीं है। पर कोई और बीमारी इसका कारण Yes. हो सकता है। यस। ओके। जब पार्किंसन के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी हमें पता चलता है कि हम किसी रोग से ग्रस्त हैं, तो एक मेंटल हेल्थ उसको स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारा जो ट्रीटमेंट है वो अच्छा होगा। तो क्या कुछ स्पेशल थेरेपीज दी जाती हैं, क्या कुछ ऐसी सिटिंग्स होती हैं, क्या कुछ प्रोवाइड किया जाता है? देखिए, अगर आप देखें तो अराउंड 40% ऑफ पार्किंसंस जिनको है, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होती हैं, उनको डिप्रेशन होता है, उनको क्योंकि वो इनसाइट है इनिशियली, उनको फैमिली जो केयर गिवर्स है उनको भी काफ़ी कंसर्न होती है। और बहुत सारे लोग हैं जो इनिशियली जब समझते हैं पार्किंसंस डिजीज को, गूगल में जाके देखते हैं तो उनको ये भी पता चलता है कि कुछ दिनों के बाद उनकी इंटेलिजेंस जाने वाला है। इसीलिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरीज को ये समझना ज़रूरी है कि आज बहुत अच्छे ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, जिसके वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होने वाला है। ये समझना ज़रूरी है कि बीमारी को रोक नहीं सकते, लेकिन बीमारी की वजह से जो सिम्टम्स हो रहे हैं उसका एक एक्सेलेंट थेरेपी हमारे पास है। जब हम डीबीएस करते हैं तो मरीज जैसे ही हो जाता है डीबीएस, ऑलमोस्ट कंप्लीटली ठीक हो जाता और है। डीबीएस बिल्कुल सेफ है? बिल्कुल सेफ है। अगली बार जब मरीज चल के आता है ओपीडी में या चल के, आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे, अच्छा। बिकॉज नॉर्मली चल के आते हैं। तो जो जनरेटर लगाया है उसकी लाइफ कितनी है? आजकल रिचार्जेबल जनरेटर्स आ रहा है, अच्छा। तो जिसका लाइफ है अभी तक तो कोई जनरेटर खत्म ही नहीं हुआ है। अच्छा। तो 25 इयर्स तक बोलते हैं, उससे भी लंबा चल सकता है। ओके। तो जो कंपनीज बना रहे हैं अभी तक एंड ऑफ लाइफ जनरेटर नहीं हुआ है। अगर जनरेटर खत्म भी हो गया, उसका चेंज करना एक बहुत ही इजी मामूली सी प्रोसीजर है। सर्जन के लिए तो Okay. बड़ा इजी होता है, हमें तो टांका हाँ। लगाने इंसिशन में भी डर लगता है। जी जी, लेकिन मेरा कहना है कि वो 10-15 मिनट में आपकी जनरेटर चेंज हो सकता है, उसी Okay. दिन आपको सो रियश्योरिंग। लेकिन अगर हम गोली की बात करें डॉक्टर साहब, तो कभी फीवर होता है तो एक ही गोली होती है, वही देनी होती है। तो पार्किंसन में भी एक ही कोई गोली है कि डोपामिन आपने बढ़ा दिया या अलग अलग गोली हैं? पार्किंसंस में हमारे पास एक बास्केट है मेडिसिन्स का, बट सारा इकट्ठे नहीं स्टार्ट होता है। ओके। जैसे कम उम्र के पेशेंट्स में हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम कम डोजेस से स्टार्ट करें, अलग टाइप की मेडिसिन से स्टार्ट करें। और जो सबसे मेन दवाई है सिंडोपा, जो लिवोडोपा के लिए रिप्लेसमेंट के लिए हम देते हैं, वो हम बाद में यूज करें, तो वो हमेशा हम बचा के रखते हैं। यही अगर एज सपोजिंग पेशेंट का 68-70 ईयर्स होने को जा रहा है, एंड जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 ईयर्स जब दवाइयों का ऑन ऑफ पीरियड शुरू हो जाता है, वेयर वी कैन कंसिडर डीबीएस सर्जरी,
तो हम वही 70 इयर्स के पेशेंट्स को या 65 इयर्स के पेशेंट्स को या जो पेशेंट अभी भी अपना काम कर रहा है ऑफिस में, जिसके लिए राइटिंग एंड मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें हम लोग सिंडोपा शुरू में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आशा करते हैं हम अपनी जीवन शैली अच्छी रखेंगे ताकि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पार्किंसन हो तो पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, दवाओं से ठीक हो सकते हैं, और जब न्यूरोलॉजिस्ट रेफर करे तो सर्जन रेडी बैठे हैं, TVS भी है, फोकस अल्ट्रासाउंड। Thank you very much, Dr. Sarah Chandra, and thank you, Dr. Neha, for joining us today. Thank you very much. Thank you so much.